तो भैया तुम हमारे लेक्चर पे आए, तुमने हमारे थंबनेल पे क्लिक किया, तुम स्वयं अपने चरण लेके हमारी बातें सुनने आए। तुम आज स्कूल गए होगे, तुम आज कॉलेज गए होगे, तुम आज सुबह टॉयलेट गए होगे, तुम अपनी बंदी से मिलने गए होगे, अपने बंदे से मिलने गए होगे, या फिर कुछ मनोरंजन करने गए होगे। चाहे जो भी करने गए होगे, यू ट्राइड गिविंग अ मीनिंग टू योर लाइफ। तुमने अपनी जिंदगी को, अपने दिन को, अपने घंटे को एक मीनिंग दिया। अब वो मीनिंग तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट था, तुम्हारे सामने वाले के लिए इंपॉर्टेंट था, या इन जनरल तुम्हारे पूरे एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट था। और इसी मीनिंग के बारे में एग्जिस्टेंशियलिस्ट बात करते हैं। अपनी जिंदगी को इस दुनिया में एक अर्थ देना, दैट इज एग्जिस्टेंशियलिज्म। अब एक मीनिंग देना भी एग्जिस्टेंशियलिज्म में, और शायद कोई मीनिंग एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी एग्जिस्टेंशियलिज्म है। तो आज का हमारा मुद्दा एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो भैया कॉपी पेंसिल कलम जो लेके बैठना है बैठ जाओ, ये लेक्चर होने वाला है लंबा, ठीक है। तो हम अपनी बंदूक में गोलियां भर रहे हैं, आपकी तरफ दागेंगे बहुत ही अलग लेवल से। और आज हम लोग बात करेंगे विस्तार से एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर, स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में। लेकिन हाँ, तुम्हें मज़ा आएगा। कम्युनिटी जिसने ज्वाइन नहीं करी है तब तक जाओ, कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ डिबेट्स होती हैं, वहाँ अलग अलग तरीके के लोग आपको मिलेंगे जिनसे आप वार्तालाप कर सकते हैं, गूगल मीट्स कर सकते हैं। तुम्हारे जैसे वहाँ बहुत प्रकार के लोग मैंने छोड़ रखे हैं और वो जा रखे हैं, तो जाइए वहाँ पार्टिसिपेट करिए। तो सबसे पहले एग्जिस्टेंशियलिज्म का मूल कॉन्सेप्ट क्या है। पहले तो एग्जिस्टेंशियलिज्म तुम लोग देखोगे कि मूवीज़ में बहुत उसका रेफरेंस होता है। जो भी आजकल की पॉप मूवीज़ तुम देखोगे, पॉप फिलॉसफी टाइप जो कल्चर होता है, बहुत ज़्यादा तुम्हें देखने को मिलेगा एग्जिस्टेंशियलिज्म। कुछ मीम्स यहाँ पे, कुछ मीम्स इंटरेस्टिंग मीम्स, जिसमें मेरे को सबसे अच्छी कुत्ते वाली लगती है कि योर डॉग आफ्टर ईटिंग योर फिलॉसफी बुक, या यू नो उस फेज से गुजरना। तो वो कुत्ता अपने को शीशे में देख रहा है, या एक कुत्ता नदी किनारे बैठा है। ऐसी बहुत मीमें चलती हैं, मीमें, ठीक है। हमने अपना ही शब्द बना लिया मीमें। तो ये लेक्चर होने वाला है लंबा, वक्त लेके बैठना, टाइम लेके बैठना। हम भी यहाँ पे अपनी तैयारी करके बैठे। भैया गर्मी हो रही है बहुत, दिल्ली की गर्मी रिकॉर्ड फाड़ दिया है, और हम ये लेके बैठेंगे, पीते भी जाएंगे, आपको सुनाते भी जाएंगे, लेकिन पिला नहीं पाएंगे। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म बहुत हमने कर ली बगर बगर। तो ये कुछ मीम है, बाद में देख लेना आप। एग्जिस्टेंशियलिज्म जो चीज़ थी, उसमें बड़े महान फिलोसफर आए, बहुत अलग लेवल के फिलोसफर आए। तुम्हारी शुरुआत कह सकते हैं, द फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म वॉज सोरेन कीरकेगार्ड, ठीक है। सोरेन कीरकेगार्ड, इनके ओ पे ये KIERGAARD, इनको कहते हैं फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। इन्होंने सिर्फ ये फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म नहीं थे, इन्होंने साइकोलॉजी के ऊपर भी बहुत चीज़ें दी। ये सबसे पहले फिलोसफर थे, या तुम कह लो साइकोलॉजिस्ट थे, फिलोसफर स्लैश साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने एंग्जाइटी के बारे में बात करी। ड्रेड, जिसको ड्रेड कहते थे, एंग्जाइटी की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं उसके बारे में बात करी। तो सोरेन कीरकेगार्ड तुम्हारे सबसे पहले तुम कह लो एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर है, फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। इन्होंने नाहिलिज्म के ऊपर भी कुछ बातें करी, क्योंकि भैया एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ रहे हैं, बिना नाहिलिज्म के एग्जिस्टेंशियलिज्म थोड़ी पढ़ सकते हैं भैया। नाहिलिज्म की नींव के ऊपर ही एग्जिस्टेंशियलिज्म कहीं ना कहीं बिल्ट है, ठीक है। अब सीन क्या है, एग्जिस्टेंशियलिज्म जैसे कोई भी चीज़ शुरू होने से पहले, उससे पहले कुछ होना चाहिए। एग्जिस्टेंशियलिज्म आया एक वॉइड के बाद, जो कि नाहिलिज्म ने क्रिएट किया। अब नाहिलिज्म से पहले, मैंने पहले लेक्चर्स में भी कहा, उससे पहले भी कुछ क्रिएट होना चाहिए ना भैया। वॉइड आने के लिए कुछ तो होगा, तभी तो वॉइड आएगा। तो वॉइड से पहले की कहानी हम देखते हैं, ठीक है। हम उस वॉइड से पहले की जोश में, हाँ, वॉइड से पहले की कहानी ये है। ये है वॉइड।
जो कि है नाहिलिज्म का वॉइड। उससे बैक स्टोरी एक है, उससे फ्रंट स्टोरी एक है, जो कि है आपकी एग्जिस्टेंशियलिज्म। ठीक है, यहाँ जहाँ तुम्हारे नीचा, सार्त्र, हाइडेगर, कामू, ठीक है, ये सब आ गए। उससे पहले थे तुम्हारे प्लेटो बाबा, ठीक है, यहाँ तुम्हारे आ गए कीरकेगार्ड, ये आ गए नीचा, ठीक है, हेगेल वेगेल का भी थोड़ा बहुत है, आर्थर शोपेनहायर का भी है, लेकिन मेन की बात करेंगे हाइडेगर, सार्त्र और कामू, एल्बर्ट कामू। और यहाँ आते हैं तुम्हारे पीछे आता है जिसको बोलते हैं एसेंस, ठीक है, और उस फिलॉसफी का नाम था एसेंशियलिज्म। एसेंशियलिज्म जिसमें तुम्हारे प्लेटो, मेन जो तुम्हारे क्लासिकल फिलोसफर्स, और एरिस्टोटल, ये है तुम्हारा पूरा टाइमलाइन एक तरीके से। अब एरिस्टोटल और प्लेटो क्या कहते थे भैया, क्या कहते थे, यहाँ पे आ जाओ पीपीटी पे। वो कहते थे कि एक एसेंस होती है हर चीज़ की, जो उसको वो चीज़ बनाती है। समझ लो, एक फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, बिना कॉलिंग फीचर के मोबाइल फ़ोन नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मीनिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो मोबाइल फ़ोन में कॉलिंग फीचर होनी बहुत ज़रूरी है, जो एक मोबाइल फ़ोन को मोबाइल फ़ोन बनाता है। ठीक है, एक कुत्ते का कुत्तापन, उस क्यों कहते हैं कुत्ता तब होता है जब वो भौंकता है, तो एक कुत्ता तब होता है। तो ये है इन अ नटशेल एसेंशियलिज्म का मतलब। अब गो थ्रू करो चारों पॉइंट्स पे क्या है, और फिर हम इसके ऊपर आगे बात करते हैं। अब ये देख के मत कहना कि मैं गलत मैसेज फैला रहा हूँ कोका कोला पीने का। गर्मी हो रही है, हम पी रहे हैं, आप मत पीजिएगा, हम कोई मैसेज नहीं दे रहे आपको। एट योर ओन रिस्क, एवरीवन एट देयर ओन रिस्क, मैंने डिस्क्लेमर दे दिया। तो हमने पहले तो पढ़ लिया कि कोई भी चीज़ जो उस चीज़ को बनाती है वो होता है एसेंस। फिर है वो चीज़ उस चीज़ को डिफाइंड पर्पस देता है। जैसे ये है मार्कर, मैंने इसमें भरी ये इंक मैंने इस मार्कर में भरी, तो ये इंक उसका एसेंस था। बिना इंक के ये मार्कर नहीं चलेगा, इट इज़ यूजलेस। ये सिर्फ एक तुम समझ लो प्लास्टिक का टुकड़ा है। तो इसका पर्पस है, क्या पर्पस है, बोर्ड के ऊपर लिखना। क्यों है, क्योंकि इसका एक एसेंस है। वो एसेंस किस वजह से आता है, इस वजह से आता है कि इसमें हम डालते हैं ये काले रंग की स्याही या इंक। ठीक है, समझ गए होगे। और वो अगर इंसानों की बात करें तो वो तुमको एक मीनिंग ऑफ लाइफ देता है, एक मीनिंग टू लाइफ देता है, कुछ हेड स्टार्ट देता है जिंदगी की तरफ। ठीक है, और जो एक एसेंस होता है वो किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी होता है। ये मार्कर तभी एग्जिस्ट कर रहा है हमारी रियलिटी में। हमारी अभी के लिए रियलिटी क्या है, हमारी रियलिटी है कि हमको यहाँ लेक्चर देना है, यहाँ खड़े होके ब्लैक बोर्ड के, ये वाइट बोर्ड के सामने। ये हमारी प्रेजेंट रियलिटी है, उसमें इसकी एग्जिस्टेंस ये है कि ये मार्कर इसके ऊपर लिख सकता है। लेकिन अगर इसका एसेंस ही ख़त्म हो जाएगा, कि इसकी स्याही ख़त्म हो गई, तो वी डोंट गिव अ फ्लाइंग एफ कि इसके साथ क्या हो रहा है। तो इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एक प्लास्टिक का टुकड़ा है। हम बात कर रहे हैं इस रियलिटी की। ठीक है, हो सकता है रियलिटी के हिसाब से चेंज होता जाए, लेकिन उस टाइम पे प्लेटो एरिस्टोटल के ज़माने में एसेंशियलिज्म एक पर्टिकुलर यूनिवर्स, जिस यूनिवर्स में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारे फिजिकल लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस यूनिवर्स की भैया देखो चल रही है यहाँ बात। ठीक है, तो इन अ नटशेल क्या हुआ एसेंशियलिज्म का मतलब, ऑब्जेक्ट्स हैव थिंग्स विच मेक देम समथिंग। ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट में, वैसे तो ऑब्जेक्ट को भी एसेंस ही कोई चीज़ बनाते हैं, लेकिन ईज ऑफ एक्सेस के लिए ऑब्जेक्ट्स, कोई भी चीज़ जिसमें थिंग्स क्या है, ये है थिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट में थिंग उसको समथिंग बनाती है, विच इज़ दिस मार्कर। ठीक है, तो इसको इजीली समझने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें एक इंग्रेडिएंट जाता है, जिस इंग्रेडिएंट को बोलते हैं थिंग, और फिर जो ऑब्जेक्ट बनता है वो बनता है समथिंग। ठीक है,
और ये है इसका वॉइड वाला नल स्टेज या खाली स्टेज। कुछ नहीं था, कुछ भर रहे हैं और वो कुछ बन गया, जैसा कि हमने टाइमलाइन में देखा। समझ रहे हो बात? अब ये तो हो गई भैया एसेंशियलिज्म की बात। और प्लेटो एरिस्टोटल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे कि हर चीज़ की एक एसेंशियलिटी है, हर चीज़ का एक मीनिंग स्ट्रक्चर है। बिना उस मीनिंग स्ट्रक्चर के तुम यू सीज टू एग्जिस्ट, यू डू नॉट एग्जिस्ट। जिसने प्लेटो, एरिस्टोटल, मेटाफिजिक्स, इन तीनों की चीज़ें, इन तीनों के लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाओ, कार्ड्स में अगर यहाँ पे डाल पाए तो मैं डाल दूंगा, वो लेक्चर देखो, बहुत सारे लेक्चर हैं, उससे तुमको बेसिक समझ में आएगा क्या एसेंस है। और वो एसेंस कैसे कैसे एक इंसान को जानवर से अलग करता है, ये क्लासिकल फिलोसफर इसके ऊपर भी बहुत ध्यान देते थे कि जानवर जानवर क्यों है और एक इंसान इंसान क्यों है, एक जानवर की एसेंस क्या है और एक इंसान की एसेंस क्या है। इन अ नटशेल दैट इज एसेंशियलिज्म। ये वॉइड में आने से पहले का एक स्टेज है जिसके बारे में पता होना ज़रूरी है। लोग सिर्फ बात करते हैं एग्जिस्टेंशलिज्म की, भाई एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आया तो हमने एग्जिस्टेंशलिज्म यूज़ किया, जिसको बहुत लोग डेफिनेशन देते हैं कि एग्जिस्टेंशलिज्म इज़ अ वेपन, एक हथियार है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के विरुद्ध। नहीं मेरे दोस्त, उससे पहले की भी थोड़ी हिस्ट्री है। किसी भी जगह, किसी भी कांड में पढ़ने से पहले उसकी हिस्ट्री जानो। चाहे वो CID ऑफिसर ACP प्रत्युमन क्यों ना हो, वो भी हिस्ट्री जानते थे अपने केस की। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। अब जो हम समथिंग के बारे में बात कर रहे थे, अब हम उस समथिंग को अगर एलिमिनेट कर दें तो क्या बनेगा भैया? क्या होगा? ख़त्म। तुम्हारी ज़िंदगी के अंजर पंजर सब ढीले हो गए। समझ लो तुम्हारी ज़िंदगी का ब्रेकअप हो गया। योर लव, तुम्हारी ज़िंदगी का लव ऑफ द लाइफ छोड़ के चला गया। अब क्या होगा? वहाँ हो जाएगा नाहिलिज्म। वहाँ आ जाएगा नाहिलिज्म कि भाई हम तो ये कहते हैं ना कि तुम कह रहे हो कि एक एसेंस मिला हुआ है, जो कि प्लेटो एरिस्टोटल के ज़माने में कहते थे कि डिवाइन बीइंग, जिसको गॉड ना कहते हुए ये लोग कहते थे इमूवेबल फोर्स। उस टाइम पे गॉड को इमूवेबल फोर्स कहते थे कि इमूवेबल फोर्स विच इज अनचेंजिंग, कि सब बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, लोगों के जज्बात बदल जाएंगे, तुम बदल जाओगे, लेकिन जो चीज़ नहीं बदलेगी वो नहीं बदलेगी, गॉड। और उसी के बारे में प्लेटो बात करते थे, विच वॉज मूविंग बियॉन्ड, कि इस दुनिया के बियॉन्ड कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, विच इज़ द इमूवेबल फोर्स, द अनचेंजिंग फोर्स, इमूवेबल, हाँ वो इमूवेबल फोर्स। तो उसको प्लेटो कहते थे, उसके बारे में विस्तार से प्लेटो कहते थे, वो प्लेटो के लेक्चर में आप पढ़िए। तो अब भैया आ गया नाहिलिज्म, द एडवेंट ऑफ नाहिलिज्म विच फ्रेडरिक नीचे वॉज वार्निंग अस अबाउट। फ्रेडरिक नीचे ने इसी के बारे में कहा था, और इस लेक्चर में एग्जिस्टेंशलिज्म के सब कुछ कवर कर दूंगा मैं तुम्हारे लिए। मेन सारे फिलोसफर्स कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक ओवरव्यू है एग्जिस्टेंशलिज्म का। फ्रेडरिक नीचे ने यही कहा कि भैया ऐसा है, अगर तुम्हारा मॉरल सिस्टम मैं हिला दूं, मैंने क्या हिलाया, तुमने खुद हिला दिया, तुमने खुद गॉड इज डेड कर दिया। नीचे के लेक्चर देखना, विस्तार से जानना है। इन शॉर्ट, वाई गॉड इज डेड, क्यों भगवान या क्यों अल्लाह, या क्यों तुम्हारे जो गॉड, क्रिश्चियंस के जो गॉड हैं, क्यों दे आर डेड। ठीक है, अब इसको अलग नेगेटिव मत ले जाना कि भैया मेरे धर्म को गाली दे रहा है, नहीं, एक बोल रहा हूँ गॉड इज डेड फ्रेडरिक नीचे का। ठीक है, बुद्धि बहुत जल्दी पलटती है इंसानों की। तो गॉड इसलिए डेड है क्योंकि तुमने साइंटिफिक रेवोल्यूशन, तुमने मॉडर्निज्म, तुमने इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, तुमने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सब कुछ को एक्सेप्ट कर लिया है। तुमको ज़रूरत ही नहीं अब गॉड की, तुमने खुद गॉड को मार दिया है। तुम्हारी मोरालिटी अब ये बेस लेवल मोरालिटी से ऊपर उठ चुकी है, वो तुम खुद कह रहे हो, वो तुमने खुद दिखा दिया अपने एक्शन से। ये इन अ नटशेल है गॉड इज डेड। वाई गॉड इज डेड, दिस इज वाई गॉड इज डेड। और ये जो गॉड इज डेड का कॉन्सेप्ट है, नीचा, और जब भी नीचा को पढ़ते हैं, नीचा को लोग डॉस्टोवेस्की के साथ पढ़ते हैं। अब मेरे को स्पेलिंग इनकी हमेशा गड़बड़ होती है। फ्योदोर डॉस्टोवेस्की, फ्योदोर DOES डॉस्टोवेस्की। देखो भैया स्पेलिंग देख लेना, मेरे को पता है मैंने ई ज़्यादा लगा दिया शायद, लेकिन देख लेना। तो फ्योदोर डॉस्टोवेस्की के टाइम से फ्रेडरिक नीचा
हम सब कहते हैं कि ही इज द प्रॉफिट ऑफ हु प्रिडिक्टेड द डेथ ऑफ गॉड, ठीक है, और द प्रेडिकेमेंट जो आया उसके बाद। लेकिन उससे पहले फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की अपनी नॉवेल्स में इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे थे कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर गॉड इज नॉट देयर, अगर गॉड ही नहीं होगा, अगर गॉड मर जाएगा। और फ्रेडरिक नीचा ने कहा कि मैंने गॉड को मार दिया, हमने गॉड को मार दिया। गॉड इज डेड एंड गॉड रिमेन्स डेड बिकॉज वी हैव किल्ड हिम. What was the holiest and mightiest of all the world has yet owned, has bled to death under our own knives. Who will wipe this blood off of our hands? What sacred games, what holy waters, या what games of atonement? समझ रहे हो, ये फ्रेडरिक नीचा के लाइनें थी। अब हम क्या करेंगे? Might just we consider ourselves God just to simply appear worthy of it. ये फ्रेडरिक नीचा की लाइन से कि भैया खुद को ही मान ले क्या भगवान हम, ये तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, द एडवेंट ऑफ नाहिलिज्म। अब क्या करोगे? तो डॉस्टोयेव्स्की कह रहे थे कि गॉड को मार दिया जाए तो क्या होगा, और नीचा ने कह दिया हमने तो भैया मार दिया, अब करो बताओ क्या होगा, अब तो खत्म है, फाउंडेशन हिला दी मोरालिटी की। तो ये था नाहिलिस्टिक स्टेट। नाहिलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, नीचा ये कह रहे थे, और उसने सब कुछ तबाह कर दिया है। वॉट इज एवरीथिंग इज डिवॉइड ऑफ समथिंग। एसेंस, जब तुम एसेंस खींच लोगे किसी भी चीज का तो एक नाहिलिस्टिक स्टेट में आ जाएगा। मैंने इसकी इंक चूस के बाहर खींच ली, ठीक है, मैं नहीं चूसा, मतलब समझ जाओ, सूख गई तो इसका एसेंस खत्म हो गया, मैं इसको उठा के कचड़े में फेंक दूंगा। इट डज नॉट स्टैंड एनी मीनिंग इन माई लाइफ एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। और नाहिलिज्म में टाइम बहुत मैटर करता है कि नाहिलिस्टिक टेंडेंसी एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, नाहिलिज्म जो तुम्हारा है एट दिस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, क्या होगा? नाहिलिस्टिक स्टेट हमेशा इंस्टेंटेनियस प्रेजेंट मोमेंट में होता है। फ्यूचर की तरफ अगर तुम सोचने लग गए तो तुम नाहिलिस्टिक स्टेट से बाहर हो, क्योंकि तुम अपने फ्यूचर को एक मीनिंग दे रहे हो, एक पॉजिटिव आर्ग्यूमेंटेशन के थ्रू उसको समझने की, तर्क वितर्क करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम नाहिलिस्टिक स्टेट से बाहर हो। हमेशा इसको याद रखना। और पास्ट में कुछ एग्जिस्ट करता है तभी तुम अपने नाहिलिस्टिक स्टेट को उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रख के सोचने की कोशिश कर रहे हो, एक पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो कि वो कैसा लगता होगा, ठीक है। तो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में नाहिलिज्म एग्जिस्ट करता है, ये मैं कह रहा हूँ, ये कोई फिलोसफर नहीं कह रहा, ठीक है ना। कहीं ढूंढो जाके, होगा तो मिलता है कहीं तो बढ़िया बात। ठीक है, हमने ये सब पढ़ लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक ब्रेक लेते हुए, आप भी पानी पीते रहिए, गर्मी बहुत है, अपने शरीर को सूखने मत दीजिए, ठीक है, पानी पीते रहिए। हम कोका कोला पीते रहेंगे। और हम ये भूल गए थे कि इसको पीने के बाद डकार भी बहुत होती है। अब आया भाई नाहिलिज्म आया, नाहिलिज्म को करना है अब हमें काउंटर, ख़त्म करना है, जड़ से उखाड़ना है। क्योंकि कोई भी नाहिलिस्टिक स्टेट में इंसान नहीं जीना चाहता यार, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो इंसान ही है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट विल किक इन, सर्वाइवल तुम्हारा आएगा ही बाहर निकल के, और तुमको जीना ही है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, कितना ही हाथ पैर मार लो, अब तुमको जीना है। तो तुम क्या करोगे? और जो लोग सोचते हैं कि भाई, जैसे मैं पहले भी लेक्चर में बोल चुका हूँ, जैसे केरकेगार्ड हो गए, हाइडेगर हो गए, सार्त्र हो गए, वैसे तो सार्त्र के टाइम के बाद से एग्जिस्टेंशलिज्म का जो फ्रेज़ है वो कॉइन हुआ, लेकिन ये सब जो फिलोसफर्स हो गए, तुम समझो कि ये सारे काउंटर कर रहे थे। इन सारों ने अपना अपना हथियार दिया, सबका मुद्दा एक था, नाहिलिज्म से बाहर आना। तो तुम समझ सकते हो कि 16वीं शताब्दी से लेके तुम 21st सेंचुरी अभी तक हम उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी गंभीर फिलॉसफी है नाहिलिज्म। उसके ऊपर विस्तार से मैंने लेक्चर बनाए हैं 2-3, जो मेरी खुद के लेक्चर हैं, मैंने खुद से कंपाइल करे हुए लेक्चर हैं, इन द सेंस कि खुद की आइडियोलॉजीज और फिलॉसफीज उसमें है, ठीक है। तो उसको इतना लोग लाइटली लेते हैं आज की डेट पे, भाई आई एम अ नाहिलिस्ट, आई एम अ
मैं नाहिलिस्ट हूँ पिछले 10 साल से तुम नाहिलिस्ट, तो भाई पास्ट डजंट एग्जिस्ट व्हेन यू आर अ नाहिलिस्ट, इट्स ओनली इन द इंस्टेंटेनियस मोमेंट। तो ये एक इंटेलेक्चुअल फैलेसी है जो भी ऐसा बोलता है। तो बहरहाल बहुत ही उम्दा और बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है नाहिलिस्टिक स्टेट किसी भी फिलॉसफी के लिए। तुम समझो सारी फिलॉसफीज को तुम जड़ से उखाड़ दे रहे हो जब तुम नाहिलिज्म की बात कर रहे हो। इस लेवल पे अंधकार है। इसमें अंधकार इसलिए नहीं है कि भैया हम डिप्रेशन में आ गए, हम नेगेटिविटी में आ गए, उसके बारे में हमने बात करी हुई है एक्टिव और पैसिव नाहिलिज्म में। एक्टिव नाहिलिज्म पे मैंने एक वीडियो बना दिया जो एग्जिस्टेंशलिज्म हो गया अपने में। पैसिव नाहिलिज्म पे वीडियो आना है, जो हार मान जाते हैं लोग, जिसके बारे में कमू ने भी कहा था कि शायद इस एब्सर्डिटी से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, विच इज़ सुसाइड, अपनी ज़िंदगी एंड कर देना। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि भैया फंदा लगाएं और टंग जाए पंखे से, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि क्या सल्यूशन है तुम्हारे पास, क्योंकि सल्यूशन एक एस्केप है। कब तक भागोगे किसी चीज़ से? मेरी बुक जो द डे गॉड स्पोक है उसमें एक लाइन है, कब तक तुम अबिस से भागोगे, गहराइयों से, अंधकार से भागोगे। डोंट रन अवे फ्रॉम द अबिस, डोंट लीव द अबिस, मेक द अबिस लीव ये। इस लेवल पे उसको परेशान कर दो, अंधकार को, नाहिलिस्टिक स्टेट को, कि नाहिलिस्टिक स्टेट ही तुम्हें छोड़ के चली जाए, रादर तुम उसको छोड़ के आगे बढ़ोगे। सोचो इसके ऊपर, सोचो, तगड़ी चीज़, सोचो है पहले तो बहुत बड़ी बात, लेकिन सोचो। तो तुम्हारा आगे यहाँ पे एग्जिस्टेंशलिज्म क्या कह रहा है। एग्जिस्टेंशलिज्म, सिंस देर इज नो मीनिंग टू एनीथिंग यू आर फ्री टू प्रोवाइड मीनिंग टू एवरीथिंग। यहाँ पे एनीथिंग, समथिंग और एवरीथिंग, ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बीच में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। फिलॉसफी में हमेशा वर्ड्स के बीच में डिफरेंस समझो। चूंकि नाहिलिज्म कह रहा है कि कोई मीनिंग नहीं है, तुम समझ लो एग्जिस्टेंशलिज्म नाहिलिस्टिक स्टेट के बाद बहुत ताकत से आता है, मुंह पे थप्पड़ पड़ता है तुम्हारे जब नाहिलिज्म में, तो तुम्हारा एग्जिस्टेंशलिज्म वहां से निकल के आता है, इजाद होता है। चूंकि नाहिलिज्म आ गया, देयर इज नो मीनिंग टू एनीथिंग, यू आर फ्री टू प्रोवाइड मीनिंग टू एवरीथिंग। ये सार्त्र के टाइम से आई ये चीज। बात तो फिलोसफर्स कर रहे थे, लेकिन कॉन्क्रीट लेवल पे ये सार्त्र की तरफ से आई कि तुम्हारे पास इस लेवल पे, इस हद लेवल पे तुम्हारे पास फ्रीडम है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं कहूँ भैया कितना बड़ा यूनिवर्स इमेजिन करो, ठीक है, सोलर सिस्टम से बाहर तुम्हारा डीप स्पेस से बाहर तुम्हारी गैलेक्सी से बाहर तुम्हारी क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी से तुम्हारी जो एक बबल थ्योरी ऑफ यूनिवर्स वगैरह 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 जो भी है, कहाँ तक सोच सकते हो। उसके अंदर इन्फिनाइट गैलेक्सीज, एक हम ब्लैक होल में, वो ब्लैक होल एक बड़े यूनिवर्स में, जो भी अलाना फलाना, जो फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो देख लें। तो कहाँ तक सोच सकते हो? नहीं सोच सकते भैया, दिमाग सब कुछ खुल जाएगा, अंदर बाहर अंजर पंजर सब बाहर आ जाएंगे, नहीं सोच सकते। उसी के बारे में सार्त्र ने कहा कि तुम उसी से तुम एक पैरेलल ड्रॉ करो, उसी लेवल का इसमें तुम्हारे पास फ्रीडम है जो तुम सोच नहीं सकते। यू आर फ्री टू क्रिएट योर ओन मोरालिटी, यू आर फ्री टू क्रिएट योर ओन लाइफ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाके भैया निकल गए उड़ाने, ठीक है, दूसरों की ज़िंदगी लेने, वो अलग से एक अलग डिबेटेबल टॉपिक है। इथिकलिटी ऑफ किलिंग, इथिकलिटी ऑफ मॉरल्स, या तुम्हारा जो क्या बोलते हैं वो ट्रॉली प्रॉब्लम जो है, ट्रॉली प्रॉब्लम, वो सब अलग होती है। ह्यूम्स लॉ, इज़ॉट प्रॉब्लम, क्या ये या फिर वो, ये सब अलग बात है। लेकिन तुम सोचो तुम कितने कॉन्फिडेंट हो सकते हो इस वजह से ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि तुम्हारे टीचर्स कुछ कहते हैं, तुम्हारा ट्यूशन वाला कुछ कहेगा गधा, तुम्हारे बगल वाला गधा, अंकल वंकल कुछ होगा, वो कहेगा ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम्हारा कोई रिश्तेदार गधा, ठीक है, सुअर उसको हम कह सकते हैं। मैं तो बहुत हद तक रिश्तेदारों को सुअर कहता हूँ, क्योंकि मैंने उनका सुअरपन देखा है। तो मेरे को तो रिश्तेदार सारे मेरी रियलिटी में, तुमको नहीं कह रहा, मेरी रियलिटी में। तो कोई कुछ कह रहा है, कोई तुम्हारा रिश्तेदार कह रहा है कि मैं भी सुअर हूँ, तुम भी सुअर बनो, भैया चलो एक ही कीचड़ में लोटेंगे पोटेंगे, एक दूसरे को गंदा करेंगे। नहीं भैया, मैं खुद की मोरालिटी खुद क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पे, इस लेवल पे कि मैं कॉन्फिडेंट फील करूँ ज़िंदगी में। ये था एग्जिस्टेंशलिज्म की चूँकि यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, तो तुम यहाँ पे कोई मीनिंग दे रहे हो। यू गिव सम वैल्यूज
rules, morals, ethics to a particular stuff to make it qualifiable as an object or thing. वैसे stuff भी आ सकता है उसमें. तुम किसी भी चीज़ में ठीक है एक वैल्यू दे रहे हो, उसमें कुछ एथिक्स दे रहे हो, उसमें कुछ मॉरल्स दे रहे हो, और क्या दे रहे हो, और कुछ दे रहे हो, वैल्यूज, रूल्स दे रहे हो. वैसे एक ही बात हो गई, रूल्स दे रहे हो, तब जाके वो कुछ थिंग बनता है, तब जाके वो एक ऑब्जेक्ट बनता है. समझ रहे हो? अब लेक्चर को रिवाइंड करो और देखो जो हम लोग ऊपर ऑब्जेक्ट और थिंग के बारे में बात कर रहे थे, इसका एग्जाम्पल लेके. तो तुम प्रोवाइड कर रहे हो कुछ उसको, जिससे कि वो कुछ बन पाए. तुम कह लो इन द सेंस तुम एक एसेंस प्रोवाइड कर रहे हो. प्लेटो एरिस्टोटल कह रहे थे कि भाई एक इमूवेबल फोर्स है, या उस टाइम जमाने के लोग कह रहे थे गॉडली फिगर है, कुछ है सब, क्योंकि गॉड पे घूम फिर के गॉड पे आते थे, प्रोवाइड कर रहा है. अभी तुम खुद के भगवान हो, कभी कभार लगता है अपुनिच भगवान है, ठीक है, वो वाली फीलिंग आ रही है तुम्हारे अंदर. और वो बहुत अच्छी फिलोसफिकल लाइन है, जिसकी भी है, मेरे को नहीं पता किस चीज़ की कौन सी वो वेब सीरीज़ का है, मैं देखता नहीं वेब सीरीज़, लेकिन ये सुना है मैंने. कभी कभार लगता है अपुनिच भगवान है. वो अपुनिच भगवान जो है बहुत अच्छी फिलोसफिकल लाइन है, क्योंकि देयर इज़ नो मीनिंग, देयर इज़ केओस एवरीवेयर. तो हम भैया अपने कोई भगवान बना के अपने ही मॉरल्स और एथिक्स बना ले, क्यों ना, जो मेरी रियलिटी में काम करते हो. समझ रहे हो मेरी बात? तो समझो कि ये सब चीज़ें तुमको कोई ना कोई तुमको क्वालिफाई करती है. तुम एक ऑब्जेक्ट बनाओ, अपनी लाइफ में मीनिंग स्ट्रक्चर बनाओ. और सार्थर ने भी ये बात कही, जो कि था कि एसेंस से पहले, एसेंस जो ये लोग बात कर रहे थे, एसेंस भैया, एसेंशियलिज्म, एसेंस से पहले तुम्हारे पास एग्जिस्टेंस होनी चाहिए. भाई किसी भी चीज़ में एसेंस तभी दोगे ना जब एग्जिस्टेंस है. भाई इसके अंदर इस मार्कर में ये इंक डालने से पहले ये इंक भी तो बनानी पड़ेगी भैया. इंक बनाओगे, इंक डालोगे, एसेंस लाओगे, तभी तो उसमें कुछ मीनिंग पड़ेगा. तो एग्जिस्टेंस प्रेसीड्स एसेंस. पहले पैदा तो हो जाओ बबुआ, पहले पैदा तो हो जाओ, फिर ही तो जाके अपनी लाइफ में ये मॉरल्स दोगे, ये रूल्स दोगे, ये एथिकलिटीज दोगे, और ये वैल्यू सिस्टम दोगे. मॉरल लेजिस्लेटर तो बनने निकल लिए, लेकिन यही नहीं पता कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस क्या है. पहले एग्जिस्टेंस को तो जानो. नीचे ने पूरी ज़िंदगी इसी में निकाल दी भैया. यही करते करते वो चल बसे अपनी ज़िंदगी से. क्या कि पहले मैं खुद तो जान लूँ मैं कौन हूँ, खुद तो एक एग्जिस्टेंशलिस्ट बन जाऊँ, खुद तो अपनी एग्जिस्टेंस जान लूँ, तभी तो हम मॉरल लेजिस्लेटर बनेंगे. पहले खुद को तो पहचानो. लोग आज की डेट पे जेन जी स्पिरिचुअल लोग अपने को बनते हैं, जेन जी स्पिरिचुअल. वापस से मैं किसी कल्चर को गाली नहीं दे रहा. जेन जी जो भैया गांजा गुंजा पूछ के भाई हम तो आय हटा रहे हैं, हम तो मोक्ष प्राप्ति ले लेंगे, हम तो इनलाइटेंड हो जाएंगे. अरे भैया आय को ही भूल जाओगे, तुम हो कौन? तुमको क्या लगता है तुम ये आय हटा के तुम कोई ऐसी चीज़ ढूंढ लोगे जिसमें तुम्हारी सही में तुमको रियलिटी पता लगेगी? नहीं. अरे जब तक खुद को ही नहीं पहचानोगे तब तक क्या आगे करोगे? कैसे इनलाइटेंड होगे? खुद को जो पहचान ले वही है इनलाइटेंड. खुद को एलिमिनेट करके इनलाइटनमेंट नहीं हासिल कर सकता. अगेन ये मेरी आइडियोलॉजी से किसी के ऊपर मैं फोर्स नहीं कर रहा, मैं ऐसे सोचता हूँ. आप अलग तरीके से सोच सकते होंगे, बहुत बढ़िया. बुरा आपको लगता है कभी भी किसी भी पार्ट पे वीडियो पे आपको बुरा लगता है, आप एक डिसलाइक होकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, सबकी आइडिया पर्सपेक्टिव हर लीजिए, मैं भी हर पर्सपेक्टिव लेता हूँ. पर्सपेक्टिव हर लीजिए, अपने अंदर समाइए, ठीक है, उसके आर्ग्यूमेंट्स बनाइए कि ऐसे मैं काउंटर करूँगा, लेकिन हेट्रेड मत फैलाइए. अब एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग सोचते हैं कि हर एग्जिस्टेंशियलिस्ट एथीस्ट होता है. भैया भगवान पे भरोसा नहीं करता. एथीस्ट को भी लेके बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. यहाँ पे मैं वो भी क्लियर कर दूँ, जो लोग सोचते हैं एथीस्ट जो होता है दुश्मन है, या एथीस्ट कुछ अलग ही लेवल के रेडिकल्स होते हैं. नहीं भैया, एथीस्ट ये कहते हैं कि भैया तुम लाओ, हम मानेंगे, हम भरोसा करेंगे गॉड के एग्जिस्टेंस पे, लेकिन तुम कोई ऐसा सॉलिड कॉन्क्रीट प्रूफ लाओ जो हमको मजबूर कर दे बिलीव करने पे. मजबूर एक ऐसा एम्पेरिकल एविडेंस लाओ, और एक एम्पेरिकल बैक्ड विद रैशनल. एम्पेरिसिज्म और रैशनलिज्म के बीच में बात करी थी ना कांट वाले लेक्चर में, सेकंड लेक्चर कांट का.
एक ऐसा एम्पेरिकल और रैशनल, एम्पेरिकल एविडेंस बैक्ड विद रैशनलिज्म लाओ कि हम मानने पे मजबूर हो जाएं कि गॉड एग्जिस्ट, और मानेंगे, खुशी खुशी हम पूजा करेंगे ऊपर वाले की। लेकिन जब तक नहीं है तब तक मैं नहीं मानता। कुछ होता है रिलीजियस एथीस्ट, अब कुछ होते हैं जो भगवान पे भरोसा, गॉड पे भरोसा करते हैं, लेकिन वो अपने धर्म के भगवान गॉड पे, जो धर्म जिस तरीके से सिग्निफाई और पोर्ट्रे करता है उस पर भरोसा नहीं करते। अब लोग सोचते हैं क्योंकि एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में बात कर रहा है, ये नाहिलिज्म के बारे में बात कर रहा है, सारे बिलीफ सिस्टम इसके शैटर्ड हैं, तो ये एथीस्ट होगा। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है, गलत सोच है तुम्हारी। बहुत सारे एग्जिस्टेंशलिस्ट थीस्ट होते हैं। मेरे से मत पूछना मैं क्या हूँ, मैं थोड़ा हटके स्कूल ऑफ थॉट पे काम कर रहा हूँ, जो कि तुम सुन के हंसोगे कि भाई ये कौन होता है अपना स्कूल ऑफ थॉट बनाने वाला। इन द सेंस मैं किसी को बोल नहीं रहा फॉलो करो, मैं ट्रांसम्यूटेशनल या ट्रांसेंडेंटल एथिज्म बना रहा हूँ, जो अलग है, जो कि अगेन एथिज्म नहीं है, बहुत अलग तरीके का एथिज्म है। इंस्टेंटेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर है, जिसके बारे में हम उसको जब अच्छे से उसके एनेक्डोट्स, उसके साइटेशंस, उसके एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स और उसके आर्ग्यूमेंट्स और प्रेमाइसेस बना लेंगे, तब हम आपको विस्तार से उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए याद रखें, नॉट ऑल एग्जिस्टेंशलिस्ट्स आर एथीस्ट्स। ऑलराइट, आधे घंटे का लेक्चर हो चुका है, एनर्जी हम में अभी भी उतनी ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए जो हमने पहले बात करी कि भाई गॉड इज अ सेंटर ग्राउंड फॉर एवरीथिंग। अब अगर हम गॉड को एलिमिनेट कर दे, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि कुछ है, गॉड है भाई, दैट थिंग इज गॉड, ये जो थिंग है, अब हम इस थिंग को ले लेते हैं गॉड, सबका मॉरल सिस्टम, सबका समझ लो एथिकल सिस्टम, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, सेंटिमेंटल सिस्टम इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, विच इज गॉड। अब हम कहते हैं कि अगर गॉड हो ही ना, अब गॉड नहीं होगा, अगर हमने मार दिया गॉड को, तुम कहते हो ना गॉड एक एंटिटी, हमने उसको मार दिया, जो कि मैंने बताया डॉस्टोवेस्की ने उसका आइडिया दिया और नीचे ने उसको इम्प्लीमेंट किया। कि डॉस्टोवेस्की ने पूछा मारे तो क्या होगा, नीचे ने कहा मार दिया, आप बताओ ये होगा, जो कि होगा नाइलिज्म। गॉड को तुमने मार दिया, क्या होगा? नाउ इफ वी किल गॉड देन क्वेश्चन मार्क, दैट एसेंस, मीनिंग, एसेंशियलिटी इज लॉस्ट। वो जो मीनिंग है, वो वैल्यू सिस्टम है, वो रूल्स है, वो एथिक्स है, वो मॉरल्स है, वो खो गए। ढूंढते रहिए बड़े समुंदर में, पता नहीं हमें समुंदर भी है जिसमें हम खोज रहे हैं। भैया मछली जो पानी में है उससे पूछो तुमको पानी का मतलब पता है, क्या है पानी? नहीं पता उसको, तो पानी में ही रह रही है, और क्या पता। ये वही वाली विचारो विमर्श वाली सिचुएशन में आप फंस गए। मार दिया गॉड को, एसेंशियलिटी खत्म कर दी, एसेंस खत्म कर दिया। अब क्या? नीचा बाबा यही कह रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़े बहुत क्वेस्ट आती है, यहाँ पे थोड़ी बहुत बात आती है एब्सर्डिज्म की। दी एब्सर्ड, एल्बर्ट कामू का जो प्रोमिनेंट काम इसी में है, विच इज क्वेस्ट फॉर मीनिंग इन अ मीनिंगलेस यूनिवर्स। कि तुम रो रहे हो इस उम्मीद में कि तुम्हारी पुकार, हाहाकार, तुम्हारा रोना कोई सुन लेगा, लेकिन फिर भी कोई सुनने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी तुम रो रहे हो। कितना एब्सर्ड है, कितनी वाहियात चीज़ है, कितनी बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। इसी के बारे में बात कर रहे थे ये लोग, विच इज़ दी एब्सर्डिज्म की क्वेस्ट फॉर मीनिंग। एक मीनिंग स्ट्रक्चर ढूंढ रहे हो, एक सार ढूंढ रहे हो, बिना सार वाले इस इन्वायरमेंट में जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, है ही नहीं, लेकिन फिर भी ढूंढ रहे हैं और ढूंढे जा रहे हैं। स्कूल जा रहे हो, क्यों जा रहे हो भाई? जूम आउट करके देखो, जूम आउट, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। किसको फर्क, जुपिटर को फर्क पड़ता है तुम स्कूल जा रहे हो? किसी दूसरे अंडशंड पता नहीं प्लेनेट पे जहाँ एलियंस एग्जिस्ट करते होंगे जो इंसान जैसे ही होंगे, उनको फर्क पड़ता है तुम स्कूल जा रहे हो, लेकिन तुम स्कूल जा रहे हो क्यों? क्योंकि तुम अपने को सेटिस्फाई कर रहे हो, अपनी नीड्स और अपने आसपास वालों की नीड्स सेटिस्फाई कर रहे हो, डिज़ायर सेटिस्फाई कर रहे हो कि भाई पढ़ा लिखा बच्चा है, हम भी पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे होंगे, नौकरी मिलेगी तो 2 वक्त की रोटी मिलेगी। एट द एंड ऑफ द डे लड़ाई तो रोटी की ही है, पेट की ही है। इसको इन्होंने बोला एब्सर्डिज्म। अब आगे
अब आगे फ्रीडम के ऊपर जो हमने बात छेड़ी थी, फ्रीडम के ऊपर थोड़ा सा वापस से ब्रेक, आप इसको पढ़िए जब तक। नो फ्रीडम नो मीनिंग इज इक्वल टू फ्रीडम, और सारे फिलोसफर्स के बारे में पढ़िए जो मैंने यहाँ लिखा है। कि भैया नो मीनिंग, ठीक है, पढ़ते भी हो भाई बहन जो भी हो, पढ़ते भी हो या मेरे पसीने के बूंदे देखते हो या नाक के बाल गिनते हो, पढ़ाई पे ध्यान, मतलब लेक्चर पे ध्यान। तो तुम्हारे सोरेन कीरकेगार्ड आए, उन्होंने कहा सबका हमने नटशेल में कर दिया जो मेन है। हेगेल हैं, शोपेनहायर हैं, हाइडेगर हैं, बीच में थोड़ा बहुत मैकियावेली आता है, थोड़ा बहुत फुको आता है, माइकल फुको आते हैं, आएंगे बाद में कभी आएंगे उनके ऊपर, वो डेप्थ, वो उनकी फिलॉसफी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। देखो हिगेल और फुको ये सब कॉम्प्लिकेटेड फिलोसफर थे, बता दूं, ये इन लोगों ने आसानी कर दी। जॉन पॉल सार्त्र, अब हाइडेगर का तुमको मैं छोटा सा सीन बताता हूँ। हाइडेगर का क्या है, हाइडेगर ने ऐसे शब्द इस्तेमाल कर दिए जर्मन लैंग्वेज में जो कि कन्वर्ट ही नहीं कर। अब जो नीचा ने कहा, कीरकेगार्ड डच थे, उन्होंने अपने डच लैंग्वेज में लिखा, नीचा जर्मन, उन्होंने जर्मन के बेस्ट प्रोज राइटर थे, बेस्ट लिटरेचर के वो थे, अदाकार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो थे फ्रेडरिक नीचा, ठीक है। तो हाइडेगर क्या था, उन्होंने अपनी फिलॉसफी, वो कहते थे मैं अपनी मेटाफिजिक्स बनाऊंगा, वो ये कहते थे मेरे को एग्जिस्टेंशलिज्म में मत गिनो भैया, मैं अपनी मेटाफिजिक्स बनाऊंगा। उस चक्कर में उन्होंने क्या किया, ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो ना तो इंग्लिश फिलोसफर से उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते या इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते, मीनिंग ही कुछ और आ रहा था, और वो मीनिंग कंफ्यूजन क्रिएट कर दे रहा था। और फिलॉसफी में कंफ्यूजन मतलब वॉर, फिलॉसफी में कंफ्यूजन मतलब मेहम, हाहाकार। काय को हम ये बात बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं, अब याद करो हिटलर बाबा ने क्या किया था। हिटलर बाबा ही थे जो फ्रेडरिक नीचा की ऊबरमेंश की फिलॉसफी को कुछ और ही समझ गए, क्योंकि फ्रेडरिक नीचा ने आर्यंस के बारे में भी कुछ कहा था, आर्यंस जो हैं ऊबरमेंश हैं, कुछ लिंक है। अब उसको हिटलर बाबा ने गलत समझ लिया कि हम ऊबरमेंश है, ऊबरमेंश मतलब नीचे के सारे पैरासाइट, सारे वर्मिन्स जिसको बोलते हैं, सब चूहों को ख़त्म कर दो, रैट्स को ख़त्म कर दो। तो उन्होंने जूस को मारना शुरू कर दिया, इसलिए हिटलर का बहुत नाम ख़राब हुआ था उसमें। लेकिन हिटलर खुद होते, जो थर्ड राइख जो था, हिटलर की जो पूरी कौम थी, नाज़ी जो लोग थे, अगर फ्रेडरिक नीचा खुद जिंदा होते तो खूब गली आते, ठीक है ना। उसमें कुछ ना कुछ हाथ था उनकी बहन का, यार देखो फ्रेडरिक नीचा का लेक्चर जाके देखो, उसमें बहुत अच्छे से कहानी बताई भी है। अब हाइडेगर भी जो थे थोड़े नाज़ी सपोर्टर थे, थोड़े कंफ्यूज थे, वो अपने को खो गए थे वर्ड्स में, क्या करें। तो हाइडेगर को ज़्यादा हम यहाँ पे छेड़ेंगे नहीं, हाइडेगर को अलग ही रखेंगे, क्योंकि उनकी राइटिंग, उनकी जो लिटरेचर कह लो, उनकी फिलॉसफी थोड़ा पेन इन दी एज टू रीड वाली चीज़ है। तो ये उस चीज़ को जॉन पॉल सार्त्र ने आसान कर दिया था, क्योंकि हिगेल की भी फिलॉसफी बहुत मुश्किल है। हिगेलिज्म और हिगेल की जो उन्होंने फिलॉसफीज दी वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सार्त्र स्ट्रेट टू द पॉइंट, एकदम सामने, इजी एग्जाम्पल्स कि भाई एक चेयर है, चेयर का कोई मीनिंग नहीं है, लकड़ी का तख्ता है, लकड़ी कोई घंटा मतलब नहीं, जब तक कोई इंसान खड़ा हुआ इस हद तक ना थक जाए उसको चेयर में ही सब मीनिंग दिखेगा। समझ रहे हो, ऐसी आसान एग्जाम्पल्स। और चेन वो जो चेयर है वही मीनिंग है उसके लिए, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई एक हॉल है, उसमें बहुत सारी 1,000 चेयर्स लगी हुई हैं, सब लोग आके 1,000 लोग आके हर एक चेयर को उन्होंने ऑक्यूपाई करके बैठ गए, सारी चेयरें उन्होंने कर ली ऑक्यूपाई। लेकिन एक गधा है, वो अपने को गधा नहीं मानता, उसने क्या कहा, भाई मैं चेयर पे क्यों बैठूं। एक बंदा है एकदम एक्सेप्शनल, वो चेयर के ऊपर खड़ा हो गया। अब वैसे उस चेयर की वहां पे कोई एग्जिस्टेंस और मीनिंग नहीं है, इट्स इन एग्जिस्टेंट। भाई सब बैठे, तुमको ध्यान भी नहीं जाएगा कौन सा रंग की चेयर है, कितने तुम लास्ट जो जगह पे गए थे याद करोगे तब शायद याद आएगा, वरना तुमको माइंड में भी नहीं आता कौन सा रंग की चेयर थी, कैसे रंग की चेयर थी, उसका हत्था उखड़ा हुआ था कि नहीं उखड़ा था, प्लास्टिक टूटा हुआ था नहीं टूटा था, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई मीनिंग नहीं है उससे, तुम्हारा कोई फिजिकल बाउंडेशन नहीं है, तुम्हारी सेंसेस जुड़े हुए नहीं है कि वो टूटा होगा तो तुम्हें भी टूटी हुई चीज़ फील होगी जब तक तुम सोचो ना।
कि भाई अगर चेयर में क्रैक है, तुम बैठोगे तो चेयर को दर्द होगा क्या, और तुमको भी उसकी वजह से दर्द होगा? नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि तुम उसमें कोई मीनिंग नहीं ढूंढ रहे, तुम उसमें कंपैशन नहीं देख रहे। तो वो जो बंदा चेयर पे खड़ा हो जाएगा, अचानक से सब उसको उतारने के लिए आ जाएंगे, उतर निकल बाहर कॉन्फ्रेंस हॉल से। क्यों? क्योंकि उस वक्त चेयर की वैल्यू बहुत बढ़ गई। चेयर को एक मीनिंग मिल गया कि चेयर बैठने के लिए है, ना कि खड़े होने के लिए और बकरबाजी करने के लिए। ठीक है, तो वो काम तुम्हारे जॉन पॉल सार्त्र ने किया। तो फ्रेंच में इनको जॉन पॉल सार्त्र कहते हैं। जीन नहीं कहते, जीन नहीं कहते, जॉन। अब तुम्हारे कीरकेगार्ड कह रहे थे लाइफ हैज सम इंट्रिंसिक। अब इन सब में तुम्हें एक पैरेलल ड्रॉ करना है, इन चारों फिलोसफर्स में देखना क्या तुमको कॉमन चीज़ें मिल रही है। लाइफ हैज सम इंट्रिंसिक मीनिंग स्लैश अवॉइड नाइलिज्म। सबसे पहले कुछ स्टार्टिंग में कुछ फिलोसफर्स में इन्होंने नाइलिज्म के बारे में बात करी, जिसको ये लेवलिंग से डिनोट करते थे, लेवलिंग कहते थे नाइलिज्म को। नाइलिज्म तो बाद में टर्म कॉइन हुआ। तो उन्होंने भी कहा ऐसा नहीं है मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है। कीरकेगार्ड वन ऑफ द मोस्ट सेडिस्टिक राइटर्स में से एक है, लेकिन उनका जो ह्यूमर है बहुत डार्क ह्यूमर है, सेडिस्ट ह्यूमर है, लेकिन बहुत खतरनाक लेवल का ह्यूमर है। बहुत सूखे पतल सुखा इंसान था सोरेन कीरकेगार्ड, लेकिन इनका ह्यूमर जो समझ सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सेडिस्टिक तुम तरीके से कह सकते हो पोर्ट्रे करते थे अपनी फिलॉसफी। जो मैंने बताया साइकोलॉजी के ऊपर स्टार्टिंग में जिन्होंने बात करी, उसमें से एक है कीरकेगार्ड। अब भैया लाइफ हैज सम इंट्रिंसिक मीनिंग। इंट्रिंसिक मतलब अंदरूनी कोई उसमें मतलब है, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से कोई प्रोवाइड कर रहा है, बाहर की वजह से तुम मोटिवेट हो, जैसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब इंट्रिंसिक मतलब अंदरूनी, अंदर से हमारे आ रहा है, एक है, एग्जिस्ट करता है, तुम चाहो ना चाहो। जैसे मैं एक चीज़ कहता हूँ कि तुम कितना ही नाइलिज्म को हटाने की कोशिश कर लो, लेकिन देयर एग्जिस्ट अ सीजर टू योर फ्री विल विच इज़, तुम चाहे कोई मीनिंग दो नहीं दो, एक वॉलंटरली इनवॉलंटरली एक मीनिंग एग्जिस्ट करता है। और वो मीनिंग क्या है? वो मीनिंग ये है कि तुम चाहे तुम बोलो मैं एक नाइलिस्ट हूँ, मैं कमरे के किनारे बैठ जाऊँगा, बैठ जा भाई। मैं पंखे से टंग जाऊँगा, टंग जा भाई। मैं खाना खाऊँगा, खा ले भाई। मैं सबको बताऊँगा नाइलिज्म मीन्स मीनिंगलेसनेस, कर ले भाई। लेकिन इन डूइंग सो, इस प्रोसीजर में, इस प्रोसेस में तुम वॉलंटरली और इनवॉलंटरली एक मीनिंग, चाहते हुए या ना चाहते हुए, एक मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हो। तुम हटा ही नहीं सकते। तो तुम वो मीनिंग नहीं हटा सकते, तो कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे तुम फ्री विल अपनी इस सिनेरियो में फ्री विल खो दे रहे हो, क्योंकि एक मीनिंग तो एग्जिस्ट ही कर रहा है यार। तो तुम कैसे मीनिंग दे पाओगे जब एक मीनिंग एग्जिस्ट ही कर रहा है, चाहे तुम कुछ करो ना करो? पैराडॉक्सिकल, माइंड बॉबलिंग, अलग ही लेवल। इसको समझने की कोशिश करो जो मैंने अभी बताया, समझ रहे हो? मैं कंट्रोल करके पी रहा हूँ, 45 मिनट का, 40 मिनट से ऊपर का लेक्चर हो चुका है, मैं पूरी बोतल ख़त्म कर जाता है इतनी देर में। लेकिन हवा का, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद सॉफ्ट ड्रिंक पीने में हवा का आगमन जो होता है, ठीक है, वो स्पीच में हिंडर करता है। आप लोगों को लग रहा होगा ये कैसा मजाकिया इंसान है, सीरियस है ही नहीं, तो हम भैया ऐसे ही पढ़ाते हैं, ये हमारी फिलॉसफी पढ़ाने का तरीका है। अच्छा लगे ठीक है, नहीं लगे कोई बात नहीं, माफ़ी चाहते हैं हम आपके वक्त की बर्बादी की, लेकिन कुछ तो सीखा होगा, कुछ थोड़ा बहुत। फ्रीडरिख विल्हेम नीचा क्या कह रहे हैं भैया? नीचा कह रहे हैं nihilism create meaninglessness, God is dead, we have killed him and God remains dead, God is dead, God remains dead and we have killed him, ऐसे होगा। नीचे ये कह रहे हैं, और कह रहे हैं नाइलिज्म जो है मीनिंगलेसनेस क्रिएट करता है, जो कि हमने यहाँ पे बात करी, वापस उसको दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं। नाइलिज्म आया, तुम्हारी पूरी फाउंडेशन हट गई, तुम्हारी पूरी मॉरल फाउंडेशन हट गई, अब तुम क्या करोगे? और फ्रीडरिक नीचा को इसलिए बहुत साइकोलॉजिस्ट अपना भगवान मानते हैं, कामू, सात्र का पता नहीं, हाइडेगर, सात्र भी शायद, ये लोग पैर पड़ते थे नीचा के, उनके एहसान में डूबे रहते थे कि उनकी वजह से आज वो जो हैं।
मैं भी अपने को ये मानता हूँ बीइंग एन एग्जिस्टेंशलिस्ट कि उनकी वजह से जो है वो हम बोल पा रहे हैं, इन द सेंस बोल पा रहे हैं। तो ये वो कहते थे कि भाई, तो इसलिए इनको बोलते थे कि बहुत तगड़े, सिगमंड फ्रॉइड ने खुद कहा है कि बहुत तगड़े साइको एनालिस्ट हैं, बहुत तगड़े साइकोलॉजिस्ट है, क्योंकि इस बंदे ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया क्या होगा इंसान का। 100 साल बाद कहाँ होगी ह्यूमैनिटी, वही हो रहा है। 1900s में ख़त्म हो गए थे, 100 साल हो गए, क्या हालत है दुनिया की, देख रहे हो क्या हो रहा है आसपास। भारत में क्या हो रहा है धर्म को लेके, दुनिया में क्या हो रहा है धर्म को लेके, हर जगह तबाही मरी पड़ी है, त्राही त्राही हो रखी है। उसी के बारे में फ्रीडरिक विल्हेम नीचे ने वार्न किया कि नाइलिज्म आएगा, लोग मीनिंग सीख करेंगे। अब वो मीनिंग को अगर तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो जो मीनिंग है उस समथिंग के लिए उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो समथिंग एवरीथिंग छीन लेगा भैया, तबाही मचा देगा। वही हम देख रहे हैं, वही हो रहा है। और इसी चीज़ के बारे में फ्रीडरिख विल्हेम नीचे बात कर रहे थे। मेरे को जर्मन में फ्रेडरिक को फ्रीडरिख बोलने में बड़ा मज़ा आता है, पता नहीं क्यों। अब आए जॉन पॉल सार्त्र भाई। और हाँ, तुमको अगर ये चीज़ जो सिगमंड फ्रॉइड ने कही है नीचा के बारे में, इसके ऊपर एक फ़िल्म भी देखनी है तो है व्हेन नीचा वेप्ट, बड़ी अच्छी ड्रामा फिल्म है देख सकते हो, फ्रीडरिक नीचा के ऊपर, मज़ेदार, मज़ा आएगा। उसका इंसान, तुमको ऐसा लगता है फ्रीडरिक नीचा भैया भगवान टाइप लगता है तुम्हें, नहीं भैया, उसका एक इंसानी रूप तुम्हें देखने को मिलेगा उस मूवी में, बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखना वो व्हेन नीचा वेप्ट, खुद ढूंढ लेना भैया कहाँ मिलेगी। फिर आए जॉन पॉल सार्त्र, वो कह रहे हैं लिव ऑथेंटिकली। अब ऑथेंटिकली का क्या मतलब है, ओन योर फ्रीडम इन दिस एब्सर्ड वर्ल्ड, एक ऑथेंटिसिटी लाओ, ऑथेंटिकली जियो इस एब्सर्ड वर्ल्ड में, जिसमें तुम जितना चाहो रो लो, जितना चाहो कह के आ लो, मीनिंग एग्जिस्ट करता, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, जितना भी रो लो कोई तुम्हारी सुनने वाला है नहीं, तो तुम फिर भी रो रहे हो, तुम रो रहे हो ना, तुम चिल्ला रहे हो ना, उस फ्रीडम को ओन करो। ये भी मत कहो यार कोई तो सुनने वाले ही नहीं है भैया, क्या होगा हमारा, हम तो लूट गए, हम तो बर्बाद हो गए, वो भी नहीं करना है। उस लेवल की छुछोरेपन पे भी नहीं करना है जिसके बारे में कामू भी बोल रहे हैं, जिसके बारे में शौफे-नायर ने भी बोला है कि तुम हार जाओगे, अगर तुम सुसाइड कर लोगे, वो तो एक स्मॉल विक्ट्री है तुम्हारे लिए। शौफे-नायर के लेक्चर बनाए, उस पर जाके पढ़िए भैया, सब हमने आपके लिए तैयारी करके रखी है, प्लेट पे सब ला के रख दिया है। बहुत बड़ी बात होती है इन 200-250 साल की फ़िलासफ़ीज़, 300 साल की फ़िलासफ़ीज़ को एक चैनल में कंपाइल करना कि सब एक दूसरे में वोवन है, सब एक दूसरे में, समझ रहे हो, ऐसे करके जुड़े हुए हैं सारे इधर उधर, तुमको सबके बीच में लिंक मिल जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ फ्यूचर में एक वेबसाइट भी लाऊं, बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट होगी जो इसको और अच्छे से लिंक करेगा। तो सार्थर कह रहे हैं ओन करो एब्सर्डिटी को। सिर्फ कामू एब्सर्ड वर्ल्ड के बारे में, एब्सर्डिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जॉन पॉल सार्त्र भी कर रहे हैं, ठीक है। फिर है एल्बर्ट कामू, तुम्हारे बड़े हैंडसम, दिखने में अच्छे, खूबसूरत, बड़े अच्छे लेटर लिखते थे, बहुत सारी गर्लफ्रेंडें भी रही हैं उनकी, बहुत चार्मिंग आदमी, लंबे चौड़े एल्बर्ट कामू। नोबेल प्राइज़ मिला था, जॉन पॉल सार्त्र ने तो मना कर दिया था नोबेल प्राइज़ से कि नोबेल प्राइज़ कैपिटलिज्म का शिकार है, कैपिटलिस्टिक कंट्रीज जब तक नोबेल प्राइज़ को फ्यूल कर रही हैं, उसको फंड कर रही हैं, हमें नहीं चाहिए भैया, जयराम जी की माफ़ कर दो हमें। एल्बर्ट कामू कह रहे हैं लाइफ इज़ एब्सर्डिटी बट स्टिल सीक मीनिंग। भैया एब्सर्डिटी तो है, एब्सर्ड तो है, हम मानते हैं कि शायद तुम रोते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है, और मीनिंगलेस यूनिवर्स में तुम मीनिंग ढूंढ रहे हो, लेकिन स्टिल एक मीनिंग सीख करो। डूइंग समथिंग टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम किलिंग योर सेल्फ। सुसाइड का इन्होंने वो दे दिया, जैसे बहुत लोग कामू को कहते हैं यार कामू ने तो कहा भैया सुसाइड कर लो, ये यहाँ पे मिल गई लाइन, डूइंग समथिंग टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम किलिंग योर सेल्फ। नीचा ने भी कहा है दैट विच डज नॉट किल्स मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर। सब कह रहे हैं, सब बचना चाह रहे हैं भाई, कोई नहीं मरना चाह रहा। शौफेनायर ने भी, शौफेनायर को भी बहुत पेसिमिस्टिक कहते हैं, जो लेक्चर में मैंने बात करी हुई, लेकिन कोई मरना नहीं चाहता, कोई उस रास्ते पे उतरना नहीं चाहता है, उतारा जाता है उन लोगों के द्वारा जो लोग इन लोगों को समझना नहीं चाहते। तो अब समझ गए होगे ना। तो ये कामू कह रहे थे, इन्होंने अपनी मिथ ऑफ सिसिफस में ये कहा है, सार्त्र ने अपनी नौजिया में कहा है, और एक और इनकी बहुत अच्छी किताब थी, नाम स्किप कर रहा हूँ, इन्होंने नीचा ने गे साइंस में कहा है,
बियॉन्ड गुड एंड इविल में कहा है, इन्होंने अपनी जेनोलॉजी ऑफ मॉरल्स में कहा है, द स्पोक ज़रथुस्त्र में कहा है, ठीक है, इन सब किताबों में कहा है। और कीरकेगार्ड की में कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो भैया हम उनको कर देंगे स्किप। फिर आगे बढ़ते हुए एंडिंग की तरफ आते हुए थोड़ा बहुत बैड फेथ पे टच करते हुए कि भाई अगर तुम बैड फेथ वो होता है, जैसे एक फेथ हो गया, फेथ सब जानते हैं, एक बिलीफ सिस्टम जिसका कोई सर पैर नहीं है लेकिन है, वो है, उसको करना है। अब बैड फेथ क्या हुआ, जिसके बारे में हमने नाइलिज्म के लेक्चर में बात करी है। बैड फेथ मतलब क्या हुआ, बैड फेथ यहां पे कहता है कि भाई रिफ्यूजिंग द एब्सर्डिटी ऑफ द यूनिवर्स। एब्सर्डिटी क्या है कि भाई यहाँ कोई मीनिंग स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ कोई रूल्स नहीं है, वैल्यूज़ नहीं है, यहाँ पे कोई एथिक्स नहीं है, यहाँ पे कोई मॉरल्स नहीं है, ठीक है। ये एब्सर्ड वर्ल्ड है। जो जिन लोगों ने ये सब 3-4 चीज़ें, ये सब जो ये जो 3-4 चीज़ें, ये जो लोग लाए हैं, पीपल, ये जो पीपल लोग लाए हैं, ये अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से लाए हैं। खुद के एक्सपीरियंस खुद क्रिएट करो, इसको कहते हैं एग्जिस्टेंशलिज्म, ठीक है। तो अगर तुम इसमें रिफ्यूज करो, मानने कोई नहीं 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 मैं नहीं मानूंगा, बच्चे बन गए, छोटे नहीं होते बच्चे, छोटे बच्चे बन गए, या जो कांड करके आता है वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता उसने कांड किया। और अगर तुम एब्सर्डिटी को रिफ्यूज कर रहे हो, तुम एक कांड करने वाले, कांडकारी इंसान हो, कांडकारी इंसान। क्या शब्द बनाया हमने, हमको नहीं पता हमने क्या शब्दकोश का इस्तेमाल किया, बट मत करो रिफ्यूज द एब्सर्डिटी ऑफ दिस यूनिवर्स। और फॉलोइंग व्हाट अदर्स डू एंड ब्लेमिंग द रेस्ट टू गॉड। एक और ये बैड फेथ का एग्जाम्पल जो कि नीचे ने भी बहुत इस्तेमाल किया था, जब जर्मनी टूट रहा था, जर्मनी ख़त्म हो रहा था, नेशनलिज्म टूट रहा था जर्मनी में, तो उसके अपने स्टूडेंट से फ्रेडरिक नीचे ने पूछा कि भैया क्यों नहीं लड़ते अपनी जर्मनी के लिए। और फ्रेडरिक नीचे, मैं तुमको एक और बात बता दूं, इतने ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस था कि वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्रीडरिक नीचे की किताबें सोल्जर्स को दी जाती थी, जर्मन सोल्जर्स को फ्रीडरिक नीचे की एक किताब रहती ही रहती थी उनके, समझ लो जैसे किट होता है ना, आर्मी किट, उसमें एग्जिस्ट करती थी फ्रीडरिक विल्हेम नीचे की किताबें। तो भैया फ्रीडरिक नीचे ने बोला कि भाई तुम क्यों नहीं लड़ रहे, क्या दिमाग पे जंग लग गई है, क्या हो गया, क्यों नहीं लड़ रहे, लड़ो अपने हक के लिए। जो है लग्जमबर्ग हो गया, लग्जमबर्ग का पता नहीं पता, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब कंट्रीज जर्मनी को तोड़ दी थी, खींच रही थी अपनी तरफ, थोड़ा एरिया ले रही थी, छोटी कंट्रीज, शायद ऑस्ट्रिया वगैरह भी ले रहा था। तो फ्रीडरिक नीचे ने कहा लड़ो। अपने स्टूडेंट से कहा क्यों नहीं लड़ते हो, वो कहते हैं कि भाई ऊपर वाले की मर्जी है भैया, जो कर रहा है ऊपर वाला कर रहा है। तभी फ्रेडरिक नीचे किल्ड गॉड ऑन द क्रॉस रोड्स ऑफ जर्मनी, एक पुतला बनाया, डाल दिया, जला दिया, बोला ले भाई तेरे तुम्हारे गॉड को मैंने मार दिया, अब बताओ कहाँ से लाओगे, हैं? गॉड खत्म, अब बनाओ खुद की मोरालिटी, बिकम अ मॉरल लेजिस्लेटर, खुद की वैल्यूज बनाओ। उस वक्त तो बड़ा नाइलिस्टिक स्टेट में सब, अरे भाई ये क्या हो गया, अरे भाई ये क्या हो गया, गॉड को मार दिया, उसने गॉड को मार दिया। अब लाओ, अब बनाओ, इसलिए भी गॉड इज डेड, कि खुद के लिए बनाओ। ये एक और मीनिंग है गॉड इज डेड। सोचो कितना पावरफुल है। स्लेव मत बन के रहो, गुलाम मत बन के रहो, अपने शेर खुद बनो। समझ रहे हो? मैं अपनी किताब द डे गॉड स्पोक में भी इसके ऊपर बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ, मतलब अपना पर्सपेक्टिव देते हुए, अपनी फिलॉसफी के द्वारा। तो ऊपर वाले पे डाल दिया, हर चीज़ उठाई ऊपर वाले पे डाल दी, तो वो बैड फेथ का एग्जाम्पल है। मेरी एक डिबेट हुई थी एक बंदे से, तो वो अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि धार्मिक लोग लॉजिकली नहीं सोच पाते, धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं नाम नहीं लूँगा क्या धर्म, कैसे धर्म, क्या ज़बरदस्ती जॉन पॉल सार्त्र के बैड फेथ का एग्जाम्पल यूज़ कर रहा था। उसको मेरी भी फिलॉसफी की नॉलेज नल थी, उसकी भी ऑलमोस्ट नल थी, बस वर्ड्स पता थे। लेकिन अब अगर वो कहीं भी ऐसा कोई बंदा देख रहा होगा समझ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं शायद कह रहा था कि कुछ मेरी भी बच्चों वाली चीज़ें थी कि मेरे फादर की जो डेथ हुई है अभी रिसेंटली, जो पिछले साल हुई थी, ये हुई है, ऐसा हुआ, मैं भी बहुत परेशान था, टॉर्मेंटेड था, तो उसी का फ़ायदा लोगों ने उठाया, तो उसी में मेरा भी दिमाग काम नहीं करा। तो यहीं पे एक कहानी, छोटी सी स्टोरी टेलिंग इस लेक्चर को एंड करने से पहले, जो कि है कि सार्त्र का एक स्टूडेंट था और वो आया एक बहुत बड़ी गंभीर प्रॉब्लम लेके, और वो प्रॉब्लम ये थी कि भाई मेरे को वॉर में भी जाना है, अपनी कंट्री के लिए भी लड़ना है,
और उस तरफ मेरी माँ है जो बहुत बीमार पड़ी है, उसका मेरे को ध्यान भी रखना है। अब मैं क्या करूँ? मैं एक विचारों विमर्श में फंस गया हूँ। आई एम स्टक वेयर? आई एम स्टक इन अ वेरी वेरी अनफैथमेबल, जो तुम सोच भी नहीं सकते उस सिचुएशन में। आई एम पेन्ड। एक तरफ भैया मेरी जो है ये सिचुएशन है, एक तरफ नेशनलिज्म आता है, एक तरफ मेरी मम्मी आती हैं। मैं क्या करूं इस सिचुएशन का? मैं क्या करूं? मैं वॉर में अगर लड़ने चला गया तो कंट्री के लिए तो कुछ करूंगा, लेकिन वो बहुत छोटा सा एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। लेकिन हो सकता है वो छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बचा ले या मदद कर दे उसकी। या तो मैं बहुत करोड़ों लोगों की ज़िंदगी इतनी चीज़ों से, इतने फीचर समझ लो खुशियों से इम्पैक्ट करूं, या फिर मैं अपनी माँ के पास रह के जो कि बहुत ज़्यादा बीमार है उसका ध्यान रखूं और उस एक इंसान को सारी खुशी दूँ, उसकी दुनिया की सारी खुशी दूँ, दुनिया में जो जो वो चाहती थी वो सब उसको दूँ, क्योंकि उस माँ का एक लौता अकेला ये बेटा था। तो ये एक प्रॉब्लम। अब जॉन पॉल सार्त्रे ने कहा कि भाई पहले तो सोचे, तुमको क्या लगता है, तुम सोचो, वीडियो पॉज करो अगर पॉज करना है तो, और सोचो तुम अगर होते तो उस बंदे को उसको क्या सोल्यूशन देते कि अपनी देश के लिए जाके लड़ो या अपनी माँ का ध्यान रखो। वहां पे जॉन पॉल सार्त्रे ने कहा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है जब तक तुम इसको कोई सोल्यूशन खुद ना दो, और वो सोल्यूशन ऑथेंटिकली होना चाहिए। जो हमने ऑथेंटिकलिटी के बारे में बात करी थी, कहाँ चला गया? ऑथेंटिकलिटी के बारे में बात करी थी हमने। लिव ऑथेंटिकली, ओन योर फ्रीडम इन दिस अब्सर्ड वर्ल्ड। ये वर्ल्ड एब्सर्ड है, इसमें तुमको खुद को मीनिंग देना है। ओन करो, वो डिसीजन लो तुमको क्या करना है बच्चे। वैसे ये भी कोई सॉलिड सोल्यूशन हुआ नहीं, ये तो घूम फिर के खुद ही अपने पास आ गया यार। तभी तो ये सवाल पूछा, क्योंकि एक ऑथेंटिकली एक सोल्यूशन, एक प्राइमरी एक बाइनरी सोल्यूशन लेना है। लेकिन स्टिल ये कहा सार्त्रे ने, शायद इस एनेक्डोट या कहानी को मैं ठीक से समझ भी नहीं पाया, बट ये पोर्ट्रे करना चाहते थे सार्त्रे। और ये था तुम्हारा एग्जिस्टेंशलिज्म इन अ नटशेल। समझ रहे हो? एग्जिस्टेंशलिज्म ये एक ओवरव्यू था, बहुत बढ़िया भी मैं नहीं कहूँगा क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर मैंने कभी पहले नहीं किया। एक बार मैं अपलोड करूँगा रायदा तोड़ने के, ठीक है? तो एक बार में अपलोड कर देंगे हम। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर देना, एल्गोरिथम को पता लगता है, मेहनत लगती है यार। पीपीटी, क्योंकि तो पीपीटी तुमको लग रहा है 4-5 शब्द की, लेकिन इसको कंपाइल करने में मेहनत लगती है, ठीक है? तो अपनी तरफ से तुम लाइक वाइक कर देना, कहीं किसी ग्रुप में शेयर करना कर देना, कम्युनिटी ज्वाइन करो, ठीक है? और कम्युनिटी के लिए मेरे को एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये देनी थी कि कुछ लोग रिसेंटली धर्म के नाम पे बहुत गंदगी कर रहे हैं। ऐसे लोग कम्युनिटी में नॉट अलाउड। अगर आप धर्म को लेकर सेंसिटिव है या पर्टिकुलरली किसी स्कूल ऑफ थॉट को लेकर सेंसिटिव है, कि आप एथिस्ट हैं तो आप एथिज्म को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं, आप धार्मिक हैं, हिंदू है तो हिंदुज़म को लेके, मुस्लिम है तो इस्लाम को लेके, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियनिटी, बुद्धिस्ट है तो अपने बुद्धिज़्म को लेकर बहुत ज़्यादा टची हैं, तो उस ग्रुप में ना जाए। मैं ये नहीं कह रहा वहाँ पे गंदगी होती है, लेकिन हाँ वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स चैलेंज होते हैं। जो भी गंदगी फैला रहा है कृपया ना फैलाएं, मॉडरेटर्स वहाँ पे आपको निकाल देंगे। और दूसरी चीज़, जो लोग वहाँ पे एग्जिस्टिंग हैं, मॉडरेटर्स को कृपया फ़ोन कर करके मैसेज कर करके तंग ना करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ये मैसेज मैं बहुत दिन से टाल रहा हूँ, देना नहीं चाह रहा था क्योंकि मैं सोचा था लोग सुधर जाएंगे, लेकिन बच्चों वाली हरकत कर दी कुछ लोगों ने, तो उसका ध्यान रखो। आगे लेक्चर में हम लोग एग्जिस्टेंशलिज्म को ही कंटिन्यू करेंगे और यूपीएससी के भी एग्जिस्टेंशलिज्म को यूपीएससी वाले लेक्चर में होपफुली कवर करेंगे। लेट्स सी कैसा रहता है। तब तक के लिए भैया क्या करोगे तुम? कुछ तो करोगे, कट लोगे। हम भी थक गए, हम भी अपनी चोल्ड ड्रिंक पूरी करते हैं, आप भी अपना काम पूरा करिए। चलिए कट लीजिए। थैंक यू। और हाँ, कमेंट में डाउट पूछो या कमेंट करके ज़रूर सपोर्ट करना एल्गोरिथम। चलो कट लो अब।